टिश्यूज में हम लोग लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किए थे। आज थोड़ा शॉर्ट में एनिमल टिश्यूज को डिस्कस कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल एनिमल टिश्यूज जो होता है ना, उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 4 ही तरह का टिश्यूज होता है एनिमल टिश्यूज। एक जो हम लोग के किसी भी ऑर्गन के इनर या आउटर कवरिंग पे होता है। इनर आउटर कवरिंग तो हम लोग को दिखता है, जैसे स्किन है, ये सब है। इनर वाला सब दिखता नहीं है, लेकिन मान लो कि हम लोग का जैसे ये विंड पाइप है, तो विंड पाइप अगर इस तरह है तो इसके अंदर अंदर भी तो टिश्यूज होगा ना। ये अंदर एक लाइनिंग होगा, ऐसे स्टमक का लाइनिंग होगा। ठीक है, तो इंटीरियर ऑर्गन्स का लाइनिंग हो या फिर एक्सटीरियर ऑर्गन का, माने ऑर्गन्स का एक्सटीरियर वाला। एपी मतलब ही होता है आफ्टर। इसलिए अगर तुम लोग किसी बुक में देखे होगे तो प्रोलॉग और एपिलॉग पढ़े होंगे। एपिलॉग होता है लास्ट में जो लिखा जाता है। तो आफ्टर समथिंग मतलब व्हेन समथिंग एंड्स, तो उसका जो कवरिंग पार्ट है तो एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू। हमारे मूवमेंट्स और वो सब के लिए मसल्स का जरूरत पड़ता है, तो मस्कुलर टिश्यू। और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास हो, उसके लिए नर्वस टिश्यू। बेसिकली ये 4 टाइप ऑफ टिश्यूज है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये 4 है। एपिथेलियल टिश्यूज को पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करें, एक एक करके चलेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना। एपिथेलियल टिश्यूज नाम से तो पता चल गया कि आउटर कवरिंग का है, आउटर या इनर कवरिंग मतलब कवरिंग के लिए है। तो एक काम तो होगा ही होगा इसका, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बट जब टिश्यूज को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की वजह से और सराउंडिंग की वजह से टिश्यूज में जो सेल्स होता है, वो सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और ये हम लोग सेल्स जब पढ़ रहे थे तब भी पढ़े थे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हम लोग 3 तरह से बांट सकते हैं। एक तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस। स्क्वामस मतलब होता है स्केली। एक एक करके, एक के बाद एक सेल रहेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा और एक लेयर बनाया रहेगा। हो सकता है एक ही लेयर नहीं हो, एक से अधिक लेयर भी हो सकता है। ठीक है, बट बेस्ड ऑन स्केल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वामस। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, जरूरत पड़ता है हम लोगों को कवरिंग जो होना चाहिए वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली क्यूबॉइडल शेप का जरूरत पड़ेगा। तो एकदम ऐसा नहीं होगा, बट क्यूबॉइडल शेप का रहेगा उस तरह का सेल्स। तो एक तो क्यूबॉइडल हो गया, और कहीं कहीं जहाँ पे हम लोगों को एरिया ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब एरिया अगर ज्यादा चाहिए, जैसे कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे एब्जॉर्ब करना है हमको, मान लो कि इंटेस्टाइन के लेवल पे अगर हम करें तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम होगा तो एपिथेलियल टिश्यूज का ही। अब वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज अगर का एरिया अगर ज्यादा नहीं हो तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा एरिया होने के लिए क्या कर, मतलब कैसे करता है, तो कॉलम के शेप में जो सेल्स होता है, तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो अगर सिंपल आउटर लेयर है या डिफ्यूज करना है, मतलब कि इधर से उधर पास कराना है मटेरियल्स को, तब तो स्क्वामस होगा, स्केली। जो फिश का स्केल होता है ना, उससे आया है स्क्वामस। स्क्वामा मतलब होता है स्केल ऑफ फिश, या कोई भी और भी, जैसे और किसी में स्केल होता है स्नेक, स्नेक का स्केल हुआ तो स्क्वामस उसको कहते हैं। वैसे ही क्यूबॉइडल हो गया जहाँ पे थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है या कुशन प्रोवाइड करना है, और कॉलमनर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ये सब करना है। तो बेस्ड ऑन शेप
ये हम लोग 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें कि कितने लेयर्स में है वो, तो उसके बेसिस पे हम लोग 2 तरीके का टिश्यूज देख सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। एक जो एक लेयर का है, सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे उसको, एक ही लेयर रहेगा उसमें, और एक जिसमें एक से अधिक लेयर रहेगा। मतलब अगर हम लोग सिर्फ लेयर से के बेसिस पे देखें तो सिंपल, लेयर के बेसिस पे देखें तो सिंपल, और स्ट्रेटा मतलब जानते हो तुम लोग, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सॉइल। स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर्स, तो लेयर्ड, लेयरिफाइड बोलो, ठीक है, या लेयर्ड बोलो, तो उसको स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेटिफाइड। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड 2 तरह का हो सकता है। जैसे कुछ हम फिगर से समझाते हैं। ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस क्यों? क्योंकि ये वो सेल वाला जो स्ट्रक्चर है, स्केली स्ट्रक्चर वाला वो है। और ये है सिंपल क्यूबॉइडल। सेल दूसरा है, क्यूबॉइडल हो गया, लेकिन है एक ही लेयर। ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम जैसा है और सिंपल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वामस सिंपल ही हो। स्क्वामस में भी फिर स्ट्रेटिफाइड हो सकता है। जैसे हम लोग का आउटर स्किन जो है ना, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, क्योंकि अगर एक लेयर हट जाए तो एकदम सीधे से हम लोग का ब्लड नहीं निकलने लगता है। देखना कभी कभी छिलता है तो हल्का सा पिंक हो जाता है, तो एक लेयर हटा है इसका मतलब, फिर नीचे एक लेयर है। और तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हुआ। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो सकता है, ठीक है। कभी कभी इन सब के अलावा, मतलब ये 6 टाइप तो हो ही सकता है। 6 टाइप क्या? अगर हम लोग सिंपल ले लें, और एक क्या था, स्ट्रेटिफाइड, और इधर ले लें स्क्वामस, दूसरा क्या था, क्यूबॉइडल, और तीसरा कॉलमनर। तो सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ये 3 तो हो ही सकता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ये तो 3 हो ही सकता है। इसके अलावा कभी कभी एक और तरह का टिश्यू अरेंजमेंट पाया जाता है कहीं कहीं। उसमें क्या करता है ना, अगर उसको ठीक से देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेटिफाइड है कि ऊपर से लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 सेल है, और नीचे फिर दूसरा कोई सेल है, देखो ऊपर पतला है नीचे मोटा हो गया है, कोई नीचे पतला है ऊपर मोटा हो गया है। तो ये लेयर्ड होने का फीलिंग दे रहा है, बट ये लेयर में है भी नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयर जैसा इफेक्ट दिखा रहा है बट है नहीं। तो स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और उसमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सबको सीलिया बोलते हैं, ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है इसको सीलिया बोलते हैं। अगर ये भी रहा तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, एक एक करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और सीलिएटेड अगर सीलिएटेड है तो, और कॉलमनर। सीलिएटेड कहीं कहीं जरूरत पड़ता है, जैसे सीलिएटेड का होता है जहाँ पे हम लोग का ये एयर लेते हैं विंड पाइप में, सो दैट जो भी जर्म्स वर्म्स ये सब है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो सब वहीं पे खत्म हो जाए, ट्रैप्ड हो जाए। तो ये तो था एपिथेलियल टिश्यूज शेप के बेसिस पे, और एपिथेलियल टिश्यूज लेयर के बेसिस पे। बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे भी हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो जैसे बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है सेंस करना, जैसे स्किन का काम है टच को सेंस करना। लेकिन हम लोग के अंदर बॉडी, हम लोग के ऑर्गन में बहुत जगह एपिथेलियल टिश्यूज होगा, हर जगह को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। हम लोग जैसे हार्ट को फील नहीं कर पाते, केवल हार्ट बीट करता है वो समझ में आता है, लेकिन हार्ट के अंदर की चीजों को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही किसी चीज को हम खाते हैं तो जो टेस्ट बड है हम लोग का, टेस्ट बड, वो उसको सेंस कर पाता है टेस्ट को। तो वो एपिथेलियल टिश्यू है जो कि टेस्ट को सेंस कर पा रहा है, मतलब सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज है। सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज का खासियत होता है कि वो हमेशा न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड रहता है। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल्स।
के साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उसको ब्रेन तक उस मैसेज को जाना है। तो सिंपल प्रोटेक्शन उसका काम नहीं होता है। इसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है ये समझो। जर्म सेल हम लोग के बॉडी में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, जिसको हम लोग स्पर्म या ओवम भी बोल सकते हैं, मेल और फीमेल के केस में। जर्म सेल का मतलब हो गया एक ऐसा सेल जो कि अपने आप को डिवाइड करके, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें हमेशा आधा रहता है। हम लोगों का जितना है, जितना हम लोग के बॉडी के सेल्स में क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, उसका हाफ रहता है। जब हम लोगों में 23 पेयर्स है, मतलब 46 है, तो जर्म सेल्स में आधा ही रहता है। तो ये स्पेशल सेल है, मतलब इसको प्रोड्यूस करने वाला, और जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होगा। तो ये हम लोग के टेस्टिस और ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। और वहां का जो लेयर होता है, जैसे टेस्टिकल्स का जो लेयर होगा, टेस्टिकल का जो आउटर लेयर होगा, जिससे जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे। तो टेस्टिकल्स का कवरिंग, ओवरीज का जो इनर वॉल है, वो सब टेस्टिकल का इनर वॉल, ओवरीज का इनर वॉल, दोज आर फॉर्म्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अलावा सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम तो बताया ही, हम दिखाते हैं उसका, अगर मेरे पास है डायग्राम तो। हाँ देखो, इस सीलिएटेड एपिथेलियम में ये स्पेशल सीलिया ये सब आ जाए, इस जगह को एनलार्ज करके दिखाया है, ठीक है। अच्छा, जितना भी एपिथेलियल टिश्यूज होगा ना, उसमें एक चीज सब में कॉमन मिलेगा हम लोगों को। हाँ, इस तरह से समझो कि कोई कोई एक पेपर है, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग कोई चीज चिपका रहे हैं, तो ये पेपर तो रहेगा ही रहेगा ना, ये बेस होना चाहिए, तभी तो उस पर हम लोग अलग अलग चीज पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही एपिथेलियल टिश्यूज जो है, वो किसी ना किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमेशा प्लांटेड रहता है या फिक्स्ड रहता है। ये सारे एपिथेलियल टिश्यूज के। तो ये हो गया सीलिएटेड। ये देखो, यही बोल रहे थे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो नाम बड़ा मस्त है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर पूछे कि विच टाइप ऑफ सेल इज दिस, तो ये एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज का सेल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कहाँ पाया जाता है, तो उसका एक एग्जाम्पल है, ये केवल यही नहीं पाया जाता है, ये एक एग्जाम्पल है कि ट्रैकिया में पाया जाता है, जिसको ब्रोंकस भी हम लोग बोलते हैं इसको, जो विंड पाइप है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया सीलिएटेड। और कभी कभी कुछ एपिथेलियल टिश्यूज अपने आप को जैसे एपिथेलियल टिश्यूज है ये, उसी में से कुछ अपने आप को बेंड कर लेगा, इस तरह से एक गड्ढा जैसा स्पेस बना लेगा, और इसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हो गया। ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड बना है। ग्लैंड बहुत तरह का होता है, लोगों को ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन ये ग्लैंडुलर टिश्यूज का एग्जांपल है ये सब। जैसे एक सिंपल ऐसे ग्लैंड बना, इसी में इस तरह का डक्ट शेप का ग्लैंड बनता है, जिसमें अंदर कुछ प्रिजर्व रहता है। स्वेट ग्लैंड हम लोग का जो होता है वो इस तरह का होता है कि हमेशा नहीं निकलता है स्वेट, लेकिन जब स्किन के टेम्परेचर को कम करना होता है तब स्वेट निकलता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग के स्टमक के वॉल में रहता है। तो अलग अलग तरह का, ये सिर्फ एक एक वाला है, ये देखो एक ही है लेकिन कॉइल्ड है, ये ब्रांच हो गया। ब्रांच में भी फिर लेटरल ब्रांचिंग है, और ये वर्टिकल ब्रांचिंग है ना। इसको सेबेकस टिश्यू बोलते हैं। सेबेकस टिश्यू मतलब, सेबेकस ग्लैंड मतलब जो, जिससे हम लोग के बॉडी में जो ऑयल जितना भी निकलता है, देखोगे इस एरिया में, या फिर कान वाले एरिया में, पीछे कॉलर वाले एरिया में, ये जो ऑयल निकलता है, वैसे बॉडी में सब जगह से निकलता है, बट ये सब पोर्शन में ज्यादा निकलता है, ये सेबेकस टिश्यू का काम है। तो इसको, इस तरह के टिश्यूज को ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड बना रहा है। और ग्लैंडुलर टिश्यूज में भी, ग्लैंड्स में भी फिर कुछ ग्लैंड ऐसा होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ही, ब्लड में ही सिक्रीट कर देता है जो चीज जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअली ग्लैंड का काम होता है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना और उसको सेक्रेट करना। कुछ ग्लैंड होता है जो कि आउटर एटमॉस्फेयर को सेक्रेट करते हैं, एनवायरनमेंट को, जैसे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ये
एक्सटर्नल ग्लैंड है, ये बाहर फेंक रहा है, मतलब सिक्रेट कर रहा है स्वेट को। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड हम लोग के मुंह के बाहर, मतलब अपने ग्लैंड को से जो भी सलेवा रिलीज कर रहा है वो बॉडी से बाहर कर दे रहा है। लेकिन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो भी, हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड भी जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है, वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो स्टमक में डाल दे रहा है। लेकिन बहुत सारा हार्मोन्स है जो कि, हार्मोन्स बोल रहे हैं, बहुत सारा डक्ट्स है जो कि हम लोगों के बॉडी में, जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है हम लोग का, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हो सकता है सबका नाम सुने होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस तरह से बहुत सारा ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर ही वो, मतलब ब्लड में ही उस चीज को या टिश्यू माने फ्लूइड में रिलीज कर देता है जो भी हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब जो अंदर ही वो कर दे रहा है, उसमें किसी तरह का कोई डक्ट वक्ट इस तरह का नहीं रहता, वो डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है और ब्लड में रिलीज करता है। तो पूरे एपिथेलियल टिश्यूज को अगर हम लोग देखें तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन लेयर्स, हम लोग सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में वो कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलमनर में कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन फंक्शन हम लोग सेंसरी, जर्मिनल, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसका स्ट्रक्चर और वो सब, हम लोगों को नहीं पढ़ना अलग बात है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज में बेसिकली हम लोग अगर उसको भी कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जिसको हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसका मेन काम कनेक्ट करना ही है एक्चुअली, जो नाम से पता चल रहा है कि किसी दो चीज को कनेक्ट करना, तो यही तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होगा ना। तो जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट, दीज आर एक्चुअल, in true sense they are connective tissues. एरियोलर, एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट, एक एक करके हम लोग बात करते हैं, फिर आएंगे जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं है बट कनेक्टिव टिश्यू के तरीके से उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि और किसी में उसको डाला नहीं जा सकता है। एरियोलर टिश्यूज जो है वो मेनली एक तरह से कुशन प्रोवाइड करता है दो टिश्यूज के बीच में या दो ऑर्गन के बीच में, नर्व के बीच में, मतलब न्यूरॉन के बीच में, ये सब के बीच में जो स्पेस होता है उसको भरने के लिए एरियोलर टिश्यूज का हम लोगों को उसमें मेन रोल रहता है, ठीक है। ये ऑल्दो एरियोलर बीच बीच में रहेगा तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन कहाँ तक सुनाई पड़ा था लास्ट? एरियोलर टिश्यू बताना स्टार्ट किया तो सुनाई दे दिया था। हाँ भैया। ठीक। तो जो एरियोलर टिश्यू है वो नॉर्मली किसी दो ऑर्गन के बीच में, ठीक है, या दो टिश्यूज के बीच में कुशन प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए इसमें एक स्पेशल मटेरियल है, देखो, इलास्टिक फाइबर। और चूंकि इसको फ्लेक्सिबल भी होना है, एट द सेम टाइम स्ट्रांग भी होना है, तो इलास्टिक फाइबर उसमें होना जरूरी है। और भी तरह का फाइबर्स है, ठीक है, जो कि उसको इस पर्पस के लिए, जो उसका मेन पर्पस है कि कुशन प्रोवाइड करे, कनेक्ट करे, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हुआ ये टिश्यूज माने ऑर्गन्स के बीच में कवर्ड रहेगा। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू मेनली रहता है जैसे स्किन के नीचे, ठीक है, ये फैट, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं,
दिखाते हैं एडिपोज टिश्यूज का, अगर दिखा सके हम। ये हम लोगों का स्किन है, ये वाला लेयर जो है स्किन है। स्किन के नीचे का वो बेस जिसपे सारा एपिथेलियल टिश्यूज बेस्ड होगा, और उसके नीचे टिश्यूज रहता है जो कुशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं वैसे, ठीक है, फैट सेल्स बोल सकते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज है। एडिपोज टिश्यूज में भी नॉर्मली एक व्हाइट फैट टिश्यू होता है, एक ब्राउन फैट टिश्यू होता है, राइट और बैड बोलते हैं। तो अ, हम लोग यहाँ जो ये वाला फैट है हम लोग का, वो व्हाइट वाला है। इसमें लिपिड्स का बना होता है ये, माने लिपिड्स एक तरह का केमिकल्स होता है, उसका बना होता है, जिसको कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जब जब खाते हैं फैट वाला कोई चीज, तो बोला जाता है कि कम लो, क्योंकि डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, और उसको डाइजेस्ट करने से पहले तोड़ना पड़ता है। या अगर तुम ऐसे भी फैट लेकर के, कोई भी फैट हो, वेजिटेबल फैट हो, एनिमल फैट हो, लेकिन पानी में भी डालोगे तो वो पानी उसको डिजोल्व नहीं कर पाता है। रख भी दोगे ऐसे, तो मतलब उसको तुम उसको डिटर्जेंट से ही साफ करना पड़ेगा। ऐसे अगर हाथ से साफ कर दोगे और पानी से साफ कर दोगे, तो वहां देखोगे फिर भी फैट रह ही गया, ऑयल या फैट। तो ये एडिपोज टिश्यूज का एक्चुअली ये कनेक्ट कर रहा है आउटर स्किन को बॉडी के मसल्स के साथ। एडिपोज टिश्यू का अगर हम पूरा बॉडी में दिखा सके कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक डायग्राम है, उसके हेल्प से समझ में आएगा। ये सब तुम लोगों को ना याद नहीं करना है, लेकिन ये जस्ट कि विजुअलाइज कर सकें कि अच्छा, ये एक ही जगह एडिपोज टिश्यू नहीं होता है, केवल स्किन के नीचे नहीं होता है, लगभग इतना सारा जगह पे एडिपोज टिश्यू होता है। जहां जहां व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ठीक है, ये सब सब एडिपोज टिश्यूज का, ये हम लोगों का सबसे बड़ा कारण बनता है पेट माने तोंद के बढ़ने का। ये देखो साइड साइड में है पूरा, तो जो हम लोग ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा मोटे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यूज में धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है। ये एक तरफ का दिया है, इधर भी होगा, ये दिखाया नहीं है, इसको सिंपल बनाने के लिए किया है। तो ये सब ब्राउन एडिपोज टिश्यूज है, और ये सब व्हाइट एडिपोज टिश्यूज है। तो ये सब एरिया में कोई किसी किसी का देखना डबल चिन्ह हो जाता है, गाल फैल जाता, मतलब बढ़ जाता है, अगर फैट की वजह से, मतलब ज्यादा खाने की वजह से, तो वो फिर डाइटिंग की वजह से चल जाएगा। तो एडिपोज टिश्यूज मेनली इसका भी जो मेन काम होगा वो वही होगा कि कनेक्ट करना एक तो दो अलग अलग लेयर्स को, और एक दो और इसका एक्स्ट्रा काम है अदर देन स्ट्रक्चरल काम, कि ये फूड प्रोवाइड करता है। कब? जब हम लोग के बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मतलब फूड को ये फूड का रिजर्वायर बन के रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग मान लो 2-3 दिन 4 दिन अगर किसी कारण से खाना नहीं मिला, तो जो हम लोग के फैट्स में एडिपोज टिश्यूज में जो फूड कंजर्व्ड है, मतलब प्रिजर्व्ड है, वो धीरे धीरे हम लोग का बॉडी यूज करेगा। एंड दैट इज वाई डाइटिंग करते हैं तो हम लोग पतले होते हैं। डाइटिंग का अपना बेनिफिट हो सकता है, अपना डिसएडवांटेज हो सकता है। हम अभी यहाँ एडिपोज टिश्यू से रिलेटेड उस बात बता रहे हैं कि जब हम लोग कम खाते हैं तो बॉडी वहां से धीरे धीरे एनर्जी लेना शुरू करता है। हाँ, सारा तरह का फूड को वो स्टोर नहीं कर सकता है, फैट केवल कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेगा, मतलब एनर्जी के लिए तो ठीक है, कुछ अमाउंट में हो सकता है कि प्रोटीन दे, विटामिन दे, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन सारा मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन तो नहीं हम लोग को मिलेगा। इसलिए हम लोग वीकनेस फील करते हैं उस समय। तो ज्यादा दिन तक के लिए प्रोलॉन्ग्ड डाइटिंग को माना जाता है कि सही नहीं है। अगर किसी गाइडेंस में कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो वो गाइड करेगा कि क्या क्या कितना कितना लेना है, किसको कम लेना है, किसको ज्यादा लेना है। तो इसलिए यंग एज में जब डाइटिंग करते होंगे तो प्रोटीन रिच डाइट लेता होगा सब। लेकिन अगर लेटर स्टेज में अगर कोई डाइटिंग करे और अगर प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू करेगा, तो फिर प्रोटीन का उसका प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। प्रोटीन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगा। तो ये हम लोगों का एडिपोज टिश्यूज का एग्जाम्पल था, मतलब वो था सिचुएशन, क्या कहें, कहाँ कहाँ एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है ये बता रहे थे। इसके अलावा ये एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया। दो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, टेंडोन और लिगामेंट। ये
टेंडन क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है, इसको एक एक करके समझते हैं। अगर ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पैर का एक तरह से समझो, ये एक्सरे करके दिखाया है। तो ये है मसल, ये जो दिख रहा है ना, ये रेड रेड, ये मसल है, और ये है बोन। मसल और बोन को ज्वाइन करने के लिए एक तरह का टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। तो मसल्स और बोन्स को टुगेदर, मतलब हाँ, पापा से पहले परमिशन ले लेना कि ये बोल सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम सिखा दिए और पापा के पास सामने जाके बोल दिया और उसके बाद तुम भी मार खाया और अगले दिन पता चला कि हम लोग दोनों का मर्डर हो गया। माँ बाप टुगेदर, ठीक है। मसल और बोन को कौन कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट करता है। लेकिन बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है। बोन को बोन से लिगामेंट कनेक्ट करता है, और मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन। तो ये कभी कभी टेंडन हम लोग का रप्चर हो जाता है, तो टेंडन रप्चर जिसको कहते हैं, तो फिर कुछ दिन के लिए रेस्ट दे करके रखना पड़ता है, नहीं तो वहां स्वेलिंग हो जाएगा, दर्द होगा। ये अक्सर जिसको मोच आना हम लोग कहते हैं ना, उसमें कभी कभी सुनोगे कि लिगामेंट टूट गया, कभी कभी सुनोगे कि टेंडन रप्चर हुआ है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि लिगामेंट टूटा है कि ये टूटा है टेंडन। और टेंडन का काम है मसल और बोन को कनेक्ट करना, और लिगामेंट का काम है बोन और बोन को कनेक्ट करना। ये लिगामेंट का एक एग्जांपल है। सब तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, और सब देखने का मतलब भी नहीं है, हम लोग अभी मेडिकल साइंस के लिए पढ़ भी नहीं रहे हैं। ये देखो, ये बोन है, ये भी बोन है, बोन और बोन को कनेक्ट कर रहा है ये लिगामेंट है। तो ये कभी कभी सुने होंगे कि लिगामेंट में वो लिगामेंट टूट गया है, या लिगामेंट में डैमेज हुआ है, लिगामेंट डैमेज हुआ है। मसल और बोन को कनेक्ट करता है टेंडन, और बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, ठीक है। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज है। तो चार कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देखें। एक एरियोलर टिश्यू, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में या न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में, टिश्यूज टिश्यूज के बीच में भी जो गैप है उसको भरता है, ठीक है। दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा टेंडन, और चौथा लिगामेंट। ये चारों प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कहलाता है। बट इसके अलावा एक्चुअली हमारे पूरी बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करने वाला एक टिश्यू है जिसको हम लोग बोन कहते हैं, और बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी, बोन और कार्टिलेज। बोन का जो टिश्यूज होता है उसको भी हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज में ही बोलते हैं। बट वो किसी को कनेक्ट एक्चुअली नहीं कर रहा है, वो पूरे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में इसको हम लोग नहीं लाते हैं। लेकिन अगर ठीक से बोन को समझे, तो ये बिना बोन के हम लोग का बॉडी रहता ही नहीं, मतलब वो कनेक्टेड ही नहीं रहता है। इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में ही डाला गया, ठीक है। वैसे अगर एक अलग से नाम बना देता है स्ट्रक्चरल टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू, तो शायद और अच्छा होता, पर ठीक है, नहीं किया गया तो हम लोग इसको कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ेंगे। इसलिए वो प्रॉपर वर्ड जो था ना, उसका रीजन समझो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होने का रीजन कि दीज आर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जो नाम से पता चल रहा है कि दे कनेक्ट समथिंग टू समथिंग। ये बोन और कार्टिलेज जो है ना, ये किसी को कनेक्ट नहीं करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से ये इसको स्ट्रक्चरल टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू एक अलग ही कैटेगरी बना देता तो बेटर होता, बट ठीक है, नहीं बनाया तब भी चलेगा। मेन है कि ये बॉडी के सारे पार्ट से कनेक्टेड है उस तरह से। और इसी तरह वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर तो इसलिए नाम दिया गया है कि वो फ्लो करता है वेसल से होते हुए। तो ब्लड और लिम्फ, ये दो भी कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि, लेकिन उसको वस्कुलर बोलते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। दीज आर लिक्विड, दीज आर सॉलिड। तो स्केलेटल टिश्यूज में भी एक तो तुमको कार्टिलेज बोन मिलेगा, और एक
कार्टिलेज मिलेगा। बोन जो अभी हम दिखा रहे थे कि एक्चुअली बोन का जो टिश्यूज होता है उसमें ठीक से अगर देखोगे तो ये है एक्चुअली बोन का सेल, जिसको हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टोसाइट बोलते हैं एक्चुअली, ईओ को ऑस्टेसाइट इस तरह से, जैसे अमीबा में कैसे बोलते हैं वैसे ही ऑस्टेसाइट, ऑस्टियोसाइट नहीं, ठीक है। तो ऑस्टेन कहा जाता है इस पार्ट को। ये कहाँ से आया है? बोन के इस पार्ट को दिखा रहा है, देखो बोन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को दिखा रहा है, क्योंकि बोन का जो मेन पार्ट होता है ना वो बोन मैरो, कहीं लिखा है बोन, हाँ, बोन मैरो से भरा हुआ रहता है, मतलब ये गैप है दैट इज फिल्ड विथ बोन मैरो। और जो आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग पेरिस्टियम बोलते हैं, पेरिस्टियम और बोन मैरो के बीच में रहता है बोन सेल्स, जिसको ऑस्टियन बोला जाता है। और ऑस्टियन के एक एक सेल को बोला जाता है ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट्स जो है विच इज बोन सेल, उस वो अगर हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे ना स्टेलर सेल्स, जो ब्रांच रहता है, ठीक है, उस तरह का, तो ये स्टार टाइप का ब्रांच स्ट्रक्चर है। और उसके बाहर बाहर तो जो उसको फिल करने वाला मटेरियल है दैट इज मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो वो सेल के बाहर का पार्ट है, जिसके जिसके चलते उसको वजन मिल रहा है और वो सब मिल रहा है, जो कि हम लोगों के मर जाने के बाद भी रह जाता है, जिसके चलते फॉसिल सेल बनता है। क्योंकि जो लिविंग सेल है वो तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सब है वो तो उसमें रह जाएगा। तो ये बोन सेल का एक आइडिया है, तुम लोगों को ये याद नहीं करना है, ये जस्ट हम रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा है। और कार्टिलेज का एग्जांपल देखते हैं। कार्टिलेज का चूंकि जानते होगे तुम लोग, वो बोन ये है, क्या कहते हैं, नोज हुआ, ईयर हुआ, ये सब, बट नॉर्मली दो ही पता रहता है सबको कार्टिलेज, जो कि बहुत सारा कार्टिलेज रहता है। इसलिए केवल हम ये दिखा रहे हैं कि हम लोग के बॉडी में कितने जगह कार्टिलेजेस है। तो इतने सारे जगह पे कार्टिलेज है जो हम लोग को पता नहीं चलता। नी में भी, वहां पे भी कार्टिलेज है बोन के बीच में, जहां पे भी थोड़ा सा सॉफ्ट बट एट द सेम टाइम बोन वाला, माने कि स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो वो सारा चीज पिन्ना हुआ, ये इसको पिन्ना बोलते हैं। नोज वाला स्ट्रक्चर हुआ पिन्ना, नोज सेप्टम, इसके अलावा लैरिंग्स है यहाँ पे, चूंकि उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कभी कभी जब फूड जाएगा तो उसको ये करेगा, एयर जाएगा तो एक्सपेंड करेगा। शोल्डर में रहता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो रिब सब रहता है, ठीक है, रिब में, रिब सबको एक्सपेंड और वो होना पड़ता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए लास्ट में जहां रिब जा करके वो मिलता है उससे, क्या कहते हैं उसको, बैकबोन से, तो वहां पे कार्टिलेज रहता है। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स में कार्टिलेज रहता है। फिर ये तुम लोगों को याद नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए। कार्टिलेज का सेल्स नेचुरली सिंपल होगा, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रक्चर्स नहीं रहेगा, तो केवल एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस रहता है और उसके साथ बहुत सारा सेल्स रहता है। तो दिस इज कार्टिलेज टिश्यू। ये हो गया बोन और कार्टिलेज, ये दोनों आ गया हम लोग का स्केलेटल टिश्यूज में। तो कनेक्टिव टिश्यूज में कनेक्टिव प्रॉपर और स्केलेटल। इसके अलावा अब आते हैं वस्कुलर टिश्यूज में। वस्कुलर टिश्यू में ब्लड और लिम्फ, ये थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस कर लें। ब्लड वैसे अगर देखोगे ना तो लगेगा ही नहीं कि कोई, मतलब कोई एक ऑर्गन या टिश्यू की तरह समझ में नहीं आएगा, वो तो लिक्विड है। लेकिन चूंकि हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब जगह ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा एक पंपिंग स्टेशन है विच इज हार्ट। ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को अपने यहाँ से, अभी हम लोग इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कैसे करता है, वो हम 10th में पढ़ाएंगे। हार्ट क्या करता है, ब्लड को चारों तरफ भेजता है थ्रू वेसल्स, जिसको आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज आगे जाकर के धीरे धीरे ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स फर्दर फिर ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज फिर वापस रीयूनाइट होता है, मतलब
ये जो 2 कैपिलरी 3 कैपिलरी सब एक दूसरे से रीयूनाइट हुआ और वेन्यूल्स बनाया। ये आर्ट्रियोल्स था, ये वेन्यूल्स है। वेन्यूल्स फिर कनेक्ट होकर के बहुत सारा वेन्यूल्स मिलकर के वेन्स बनाया और वो वेन से होते हुए फिर वापस हार्ट में चले जाते हैं। तो ब्लड यहाँ से चला, चारों तरफ गया और वापस फिर ब्लड में आ गया। फिर यहाँ से हार्ट से फिर ब्लड चलता है और लंग्स तक पहुंचता है। दो तरफ 2 लंग्स है, लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में फिर वो क्या करता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, CO2 दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। वो पूरा एक मैकेनिज्म है और जैसे ही ऑक्सीजन ले लेता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। इधर वाले लंग्स में भी वही चीज हुआ, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है और इस तरह से चलता है। मतलब ब्लड जो है वो हार्ट से चारों तरफ गया, फिर वापस आया, फिर वहां से लंग्स तक गया और फिर वापस आया। 2 बार साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्किट, ये जो बाहर मैंने हार्ट से चारों तरफ गया, चारों तरफ में ब्रेन में इन्वॉल्व है, ऊपर गया नीचे गया सब तरफ गया है। ठीक है, और यहाँ भी आया, हार्ट तक आया, इसको सिस्टमिक सर्किट बोलते हैं। और एक जिसमें हार्ट से लंग्स तक गया और वापस फिर हार्ट तक आया, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट इज रिलेटेड टू हार्ट टू लंग्स और सिस्टमिक सर्किट। इस तरीके से ब्लड जो है पूरे बॉडी के सारे सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक मजेदार बात बता दें कि हमारे बॉडी में सेल्स को सही तरीके से सारा न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले और सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग करे, इसके लिए एक मैकेनिज्म है जो अभी जस्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नर्वस टिश्यू। ठीक है, लेकिन नर्वस टिश्यू का अपना लिमिटेशन है। नर्वस टिश्यू का क्या लिमिटेशन है कि अगर वो हर सेल तक नर्व्स पहुंचेगा तो हम लोग के बॉडी में इतना ज्यादा नर्व्स हो जाएगा, इतना ज्यादा नर्व्स हो जाएगा कि हम लोग बल्कि हो जाएंगे। मतलब पॉसिबल ही नहीं, हर सेल तक नर्व्स पहुंचे, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर बहुत बल्कि हो जाएंगे हम लोग। इसको ऐसे समझो कि घर में अगर हम बोले कि मेरे वाल मतलब पूरे घर के हर वाल के हर पॉइंट पे हमको एक एक स्विच चाहिए, हर पॉइंट पे एक एक स्विच चाहिए जहां से हम कनेक्ट कर सकें लाइट को, ज्वाइन माने कंट्रोल कर सकें। तो क्या होगा, या हर पॉइंट पे एक एक बल्ब ही चाहिए, मान लो हर पॉइंट पे एक एक लाइट चाहिए ताकि हम किसी भी लाइट को कभी ऑफ कर सके, ऑन कर सके, कुछ करें। तो कितना वायर होगा हम लोग के घर में। फिर पता चलेगा कि वॉल को बनाना पड़ रहा है बहुत मोटा कि उसके बीच में बहुत सारा वायर जा रहा है, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों के सेल के हम लोगों के बॉडी के हर सेल तक फिर जाएगा कैसे इंफॉर्मेशन, और वहां से इंफॉर्मेशन आएगा कैसे अगर नर्व्स नहीं रहेगा तो वहां पे फिर ये रोल प्ले करता है, ब्लड है और केमिकल है। क्योंकि ब्लड तो हर सेल तक जा रहा है, ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए। ठीक है, तो जहां तक नर्व्स नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक ब्लड जा रहा है, और इसलिए हम लोग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी ब्लड का रोल है, क्योंकि वहां केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है थ्रू ब्लड। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है, ये पार्ट जो अभी हम बताया ना, ये ज्यादातर लोगों को पता रहता है ब्लड के बारे में। एक जो चीज नहीं पता रहता स्टूडेंट को वो है, एक मिनट, एक इमेज मेरा कहीं मिसप्लेस हो गया, उसको ले आते हैं पहले। ये देखो, ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा ठीक से। एक्चुअली क्या है, ये हार्ट से ब्लड गया और चारों तरफ जाकर के वापस लौट आया। ठीक है, बट इस बीच जब ब्लड जब एक किसी आर्टरी से
किसी आर्टरी से जब आर्ट्रियोल में जाता है तो आर्टरी ऐसा है, और आर्ट्रियोल पतला होगा, ऑब्वियसली ब्रांच होगा तो पतला ही होगा, और आर्ट्रियोल्स फिर कैपिलरीज में बटेगा तो और पतला होगा, और कैपिलरीज का वाल जो होगा, मतलब जो एपिथेलियम होगा, वो ऑब्वियसली इससे पतला होगा। कैपिलरी जब पतला है तो उसका वाल भी तो पतला होगा, पतला पाइप जो होता है उसका जो जिस मटेरियल से बना है वो भी पतला रहेगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ब्लड चूंकि बहुत प्रेशर से आ रहा है और छोटा हो जाने से प्रेशर बढ़ जाता है, ये जानते हो ना, पाइप को अगर दबा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अधिक प्रेशर से चूंकि ब्लड जा रहा है तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स ने यहाँ से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये सबको हम लोग को रिकलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ा। हम लोग को, मतलब हम लोग नहीं बनाए, नेचर बनाया। रिकलेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम बनाया कि बॉडी के सारे पार्ट्स में एक और कनेक्टिव टिश्यू को साथ साथ दौड़ाया, और वो है लिम्फ, और उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फ क्या करता है, ब्लड जैसे हार्ट से जाकर के वापस हार्ट में आता है, लिम्फ ऐसा नहीं करता है। लिम्फ क्या करता है, सब जगह से कलेक्ट करता है। लिम्फ ये लिम्फ वेसल है, और ये जाएगा हार्ट तक, तो केवल ये कलेक्ट करता है, ये हार्ट से नहीं ले जाता है। तो क्या हुआ, कहीं से ब्लड वेसल है, वहां से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल गया, मतलब कैपिलरीज है उससे निकल गया, उस न्यूट्रिएंट को ये कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्ट करके उसको वापस हार्ट में जाकर के फिर से दे दिया, तो वापस वो ब्लड में चला गया। इसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो lymphatic system is formed of lymphocytes, and blood is formed of RBC and WBC and platelets। ब्लड में तीन चीज है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी का काम है मेनली हेमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेना, ये हो गया आरबीसी का काम। प्लेटलेट्स का काम है जब ब्लड क्लॉट होना होता है, ठीक है, उस तरह के सिचुएशन में कि कहीं कट गया और ब्लड को क्लॉट करना, उसमें प्लेटलेट्स रोल प्ले करते हैं। और डब्ल्यूबीसी का काम है जम से लड़ना। ये तीन उसका तो काम क्लियर है। लिम्फ का काम है, मेन काम है लिम्फ का कि जितना भी इस तरह का मटेरियल्स है जो कि ब्लड के सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर निकल गया था, उसको रिकलेक्ट करना। इसके अलावा एक और काम है इसका कि जो डाइजेस्टेड फैट पार्टिकल्स हैं जो कि ब्लड में नहीं, ब्लड कैपिलरीज में जा ही नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि फैट पार्टिकल्स आर लार्ज, और कैपिलरीज में उतना बड़ा पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएगा, एंटर करेगा तो ब्लॉक कर देगा, तो उसको कलेक्ट करके वो हार्ट तक ले। और तीसरा काम है कि जो लिम्फोसाइट्स है, दो चीज का बना होता है लिम्फ। ब्लड जैसे ब्लड चार चीज का बना होता है, तीन ही बोले ना, चार चीज का बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा हम भूल गए थे। और वैसे ही लिम्फ जो है वो भी दो चीज का बना होता है, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा, मतलब लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं उसको, लिम्फ फ्लूइड या लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ना वो एक और काम करता है, ये जो लिम्फ प्लाज्मा है वो तो इसको कैरी करके ले गया, लिम्फोसाइट क्या करता है, फॉरेन मटेरियल से भी लड़ता है, मतलब जर्म से भी लड़ता है, तो ये भी डब्ल्यूबीसी वाला काम कर रहा है। और जहां जहां बहुत सारा लिम्फ वेसल्स मिलता है उसको लिम्फ नोड बोलते हैं। इस तरह का लिम्फ नोड हम लोग के यहाँ पे है, इसको हम लोग टॉन्सिल या कुछ बोलते हैं ना। उसके अलावा आर्मपिट पे है, थाइज के ऊपर वाले पार्ट में है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुमको यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है फिंगर में, और लेकिन तुमको दर्द यहाँ पे भी हो रहा है, क्यों, क्यों, और वहाँ एक हल्का सा मतलब स्वेलिंग भी हो जाता है, जिसको गिल्टी बोलते हैं हम लोग, हल्का सा स्वेलिंग भी हो जाता है। पैर में कभी कभी इन्फेक्शन होगा और दर्द तुमको यहाँ पे होगा और स्वेलिंग भी हो जाएगा, बिकॉज जो लिम्फ नोड्स है वहां क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स जो अटैक किया जर्म्स को, तो उसमें वो बहुत सारा मरा भी होगा, बहुत सारा केमिकल रिलीज हुआ होगा, उसकी वजह से वो स्वेलिंग हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो टाइम के साथ खत्म हो जाता है। तो ये काम है लिम्फेटिक सिस्टम का। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के इक्वली इंपॉर्टेंट है लिम्फ, लेकिन हम लोग उसको बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, नहीं पता रहता है। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यूज में। मस्कुलर टिश्यूज में ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम है नहीं। तीन तरह का मस्कुलर टिश्यूज होता है। एक को कहते हैं जिसमें कि स्ट्रिप्स जैसा बना रहता है, उसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। एक जो एकदम स्मूथ रहता है उसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और एक कार्डियक मसल फाइबर स्पेशल मसल्स है जो कि लगातार चलते रहता है। देखते हैं मेरे पास है कि नहीं, हाँ,
ये कार्डियक मसल्स जो है वो इस तरह का रहता है, ठीक है, और बीच बीच में उसमें कनेक्ट करने का वो रहता है। स्केलेटल मसल्स जो स्ट्रेटेड, ये स्ट्रिप जो है ये सब स्ट्रेटेड मसल्स कहलाता है। और स्मूथ मसल्स, ये 3 तरह का मसल्स रहता है। स्मूथ मसल्स नॉर्मली स्टमक ये सब में रहता है, और चूंकि उसका शेप एकदम स्मूथ है इसलिए उसको स्मूथ मसल्स नाम दिया गया। ये स्मूथ मसल्स को अगर हम लोग सिंगल अकेले देखें अलग से, ये स्मूथ मसल्स को, ये हो गया स्ट्रेटेड मसल्स। और इसके अलावा एक बचा नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू में जो मेन है उसका वो है उसका बेसिक यूनिट विच इज सेल, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल को हम लोग ठीक से समझते हैं। नर्व सेल एक्चुअली ब्रांच सेल के एग्जांपल में आता है। ये है सेल का बॉडी, ये जो पार्ट है ये है सेल का बॉडी, और ये सब उसका ब्रांचेस है। ये जो साइड साइड में दिख रहा है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। एक को डेंड्रॉन बोलेंगे और बहुत सारा हुआ तो डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स निकला ब्रांचेस। और ये साइटोन, सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं। साइटो तो सेल हुआ, साइटोन। ये यहां से एक निकलता है ब्रांच और वो आगे जाता है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। साइटोन, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग रहता है जिसमें बीच बीच में थोड़ा सा नोट टाइप का रहता है और आगे बढ़ता है ये। इसको माइलिन सीद बोलते हैं, माइलिन सीद। तो डेंड्राइट, सॉरी साइटोन, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और माइलिन सीड। माइलिन सीड इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है। एंड एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का जो लास्ट है जहां टर्मिनेट कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्राइट्स जो है वो ब्रांचिंग जब हो रहा है तो डेंड्राइट्स का जो एंड है वो टिप है, टेपरिंग है। लेकिन जो एक्सॉन टर्मिनल का एंड है वो इस तरह से स्वेल किया हुआ है। इसको टर्मिनल बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है, इसलिए ऐसा है। शेप भी ऐसे नहीं कि बाई चांस ऐसा हो गया। पूरे इसके फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं तो समझ में आ जाए। होता क्या है, जब हम लोग को कोई टच करता है कहीं पे, अभी हम स्किन का बात बता रहे हैं, ऐसे ही हम लोग के बॉडी के अंदर भी, याद है एक सेंसरी एपिथेलियल बताए थे एकदम स्टार्टिंग में। तो वही सेंसरी वाला जो एपिथेलियल सेल है या टिश्यूज है, उसको जब हम लोग टच करते हैं, मान लो ये सेंसरी एपिथेलियल सेल है तो एक्चुअली टिश्यू, हम एक को लेकर समझा रहे हैं। किसी कारण से इसको हम लोग टच किए, जब इसको टच करते हैं ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जैक्ट उसको बताना कहाँ तक सुनाई पड़ा था यार? भैया सेंसरी हाँ ठीक है, वहां तक सुनाई पड़ा था। ठीक ठीक। तो उसको हम लोग जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जाना आना, है ना। तो एज ए रिजल्ट यहाँ आयंस फॉर्म होता है। आयन का फॉर्मेशन होने का मतलब ही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब ही है, चार्ज का फ्लो हुआ। चार्ज का फ्लो हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट के थ्रू, ये डेंड्राइट जो की टेपरिंग है यहाँ पे एकदम टिप है ताकि एकदम उसको ले सके और आगे बढ़ा सके। तो यहाँ से डेंड्राइट के थ्रू साइटोन तक गया, साइटोन से होते हुए वो आगे बढ़ा। साइटोन का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल कुछ नहीं है, उसको केवल आगे बढ़ा दिया। ये जो एक्सॉन है ये क्या करता है, सेल से
दूर, मतलब अवे फ्रॉम द सेल। ए फॉर एग्जाम, ए फॉर अवे। डेंड्राइट्स क्या किया था, सिग्नल को, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, या उसकी उसी को हम लोग स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो सेल के टुवर्ड्स लाया था। डेंड्राइट्स ब्रिंग्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, स्टिमुलस नहीं, सॉरी हम गलत लिख दिए थे, इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, स्टिमुलस इसको बोलेंगे जो स्टार्ट हुआ ना जहां से, उसको स्टिमुलेट जो किया उसको स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे इस केस में द टच इज द स्टिमुलस, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुआ उसको डेंड्राइट टुवर्ड्स द सेल ले जाता है, डेंड्राइट टुवर्ड्स, और एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल। जब एक्सॉन जब ले जाता है तो स्पीड बहुत कम हो जाएगा ले जाने का, इसलिए क्या होता है, माइलिन सीध उसको क्या करता है, हेल्प करता है जंप करने में। यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से, मतलब ये नोड सब जो है उसको नोड ऑफ रनवियर बोला जाता है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा होगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जंप कर करके फास्ट हो जाता है ये। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब यहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक, नोड टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल तक जब पहुंचा, जो एक बड है, तो वहां से फिर केमिकल रिलीज होता है, वही केमिकल रिलीज होता है जो केमिकल बना था यहाँ पे, जिस केमिकल की वजह से वो जो वो इम्पल्स जनरेट हुआ था, जिस केमिकल की वजह से वो इम्पल्स जनरेट हुआ था, वही केमिकल फिर से रिलीज होता है। देख रहे हो कितना मस्त सिस्टम है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, हल्का सा, और वहां उस गैप को साइनेप्स बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है सिनेप्टिक फ्लूइड, ऑब्वियसली साइनेप्स में जो फ्लूइड है तो सिनेप्टिक फ्लूइड, वो सिनेप्टिक फ्लूइड क्या करता है, वापस फिर एक डेंड्राइट, नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होता है, उस डेंड्राइट में फिर से वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है जो यहाँ जनरेट हुआ था। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैग्नीफाई हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, और वो लूज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि हमको पिंच तो बहुत जोर से किया बट मेरे दिमाग को पता ही नहीं चला, उसको लगा कि धीरे से टच किया है, नहीं। तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहता है और इस तरह से आगे चलता जाता है। ये हम लोग के बॉडी के से होते हुए धीरे 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 ब्रेन तक जाता है, इससे होते हुए स्पाइनल कॉर्ड होते हुए, और फिर ब्रेन से मैसेज ले जाता है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम एक पूरा सिस्टम ही पढ़ेंगे उसमें, अभी तो हम लोग केवल नर्व सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्व सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन, एंड ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए इसको लंबा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सेल्स हो जाएगा तो फिर तो मेरा बॉडी भर जाएगा ना पूरा। तो वायर पाइप ये सब को तो लंबा होना ही पड़ेगा, नेचुरल चीज है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और इस पूरे टिश्यूज को नर्व टिश्यूज बोलते हैं हम लोग, और इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये था बेसिकली एनिमल टिश्यूज का एक समरी। अब अगर इसको पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। 4 तरह का टिश्यूज है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। नर्वस टिश्यूज का जो सेल्स है वो न्यूरॉन्स है। एपिथेलियल टिश्यूज में अगर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स देखें तो 2 तरह का लेयर है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप देखें तो 3 तरह का शेप है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखें तो 4 तरह का टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज यही चारों है, बट स्केलेटल टिश्यू कहते हैं उसमें कार्टिलेज और बोन है, और वस्कुलर टिश्यू में ब्लड है और लिम्फ भी है, सिर्फ ब्लड नहीं है। मस्कुलर टिश्यूज में 3 तरह का मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। कार्डियक मसल जैसे हमेशा काम करेगा, ठीक है, वो मैंने 24 घंटा जब जब से पैदा हुए हैं तब से लेके मरते तक काम करता रहेगा। स्मूथ मसल्स वैसे जगह पे रहता है जहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो लगातार होता रहता है, मतलब इंटरेक्ट नहीं करता है किसी के साथ, बट उसको स्ट्रेंथ चाहिए। और स्ट्रेटेड मसल जहाँ ये सबसे ज्यादा रोल, मतलब कि हम लोग का मूवमेंट में स्ट्रेटेड मसल्स का ही रहता है, जो मसल्स बोन और उसके बीच में वो एक्सपैंड करता है, फिर रिलैक्स होता है, एक्सपैंड करता है, रिलैक्स होता है। इसलिए स्ट्रेटेड मसल्स का हम लोगों के लोकोमोशन में, मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है सारा चीज।
अब सबको प्लीज याद कर लेगा, नोट्स तो हम भेज ही दे रहे हैं, और नोट्स में सारा डिफरेंसेस लिखा हुआ है और ये समरी लिखा हुआ है, उसको याद कर लेगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेगा, ठीक है।